नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से जताया विरोध। कहा, मुश्किल की घड़ी में पूरा देश साथ। चाय की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेम जाल में फंसाकर महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला आया प्रकाश में। और छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर NSUI ने मॉडल साइंस कॉलेज का किया घेराव। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मोमबत्ती और पुतला दहन कर विरोध जताया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए 28 लोगों की जान ले ली। इसके बाद पूरे देश भर में विरोध का असर देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी दल एक स्वर में इस हमले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिल्पी प्लाजा के समीप मोमबत्तियां जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि ये देश के अमन और चैन को खराब करने की साजिश है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देश की जनता और प्रधानमंत्री के साथ इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। उन्होंने जनता से शांति की अपील की। और क्या कहा, राजेंद्र शर्मा ने, आप सुनिए। आतंकी घटना हुई, जिस तरीके से पर्यटकों पे आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई और निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। बड़ा घृणित कार्य है और पूरे देश को इसने शोकाकुल कर दिया। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देश की जनता के साथ खड़ी है, हमारी सेना के साथ खड़ी है और हमारी सरकार के साथ खड़ी है। हमारा सोचना है कि ये जो आतंकी गतिविधियों में लोग हैं, उनका इस देश से सफाया होना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और सभी लोग, पूरा देश इसमें शोकाकुल। अभी तक देखने को आया कि जिस तरह से बम से उड़ाया जाता है तो सब कुछ, लेकिन इस बार धर्म को लेकर उड़ाया गया कि उनको देख के कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ा गया, इस तरह की आतंकी हमला। देखिए, मैं आपको बताऊं, आतंकी का क्या उद्देश्य होता है। आतंक जब किस देश में किया जाता है तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उस देश में अस्थिरता पैदा की जाए, देश के लोगों के, आवाम के बीच की शांति भंग की जाए। तो हमारे देश में अगर वो ये कह के कि मुस्लिम व्यक्ति है उसको हम छोड़ रहे हैं, हिंदू व्यक्ति है हम उसे मार रहे हैं, इस तरीके से वो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो देश के अंदर आम रहवासियों के बीच में मुस्लिमों के प्रति दुर्भावना भरना चाहते हैं। वो उनके बीच में भावना भरना चाहते हैं कि हिंदू होने का हमको सजा मिले। ऐसा नहीं है। बंदूक और गोली ये किसी के धर्म को नहीं पहचानती, धर्म को पहचानता है आदमी। वहीं मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने कहा कि यह देश की अस्मिता पर हमला है, हम इसे कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और पाकिस्तान का पुतला दहन करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आप सुनिए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त का इस आतंकी हमले को लेकर क्या कहना है। देखिए, आज पूरा विश्व जिस बात को लेकर दुखी है वो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा आधार कार्ड को देखकर जिस प्रकार निरपराध सैलानियों की धर्म के आधार पर हत्या की गई, उसके विरोध में हम लोगों ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया। और इस जो लोग आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, जो उनके आतंकवाद की फैक्ट्री है, उनके खिलाफ आज पूरे देश का जनमानस गुस्से में है। उसी आतंकवाद का आज रीवा में भी पुतला दहन किया गया। साथ ही हमारे जो लोग हैं उन्होंने उन मृत आत्माओं के लिए जिनकी निरपराध तरीके से हत्या की गई, उन के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जो लोग आज भी घायल हैं उनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनके तह तक पहुंच के उनको सबक सिखाया जाए, जिससे ये हिंदुस्तान में जिस प्रकार आतंकवादियों पे लगाम लगी है, इस प्रकार जो थोड़े बहुत ये घटनाएं छुट-पुट हो रही, भविष्य में इस प्रकार की भी घटना को अंजाम न दे सके, ये हम भारत सरकार से मांग। रीवा के रायपुर करजुलियान थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के मामा योगेश तिवारी ने बताया कि पुष्पेंद्र पांडे उर्फ गोलू 22 अप्रैल की शाम तकरीबन 7 बजे अपने घर कोष्टा से निकला था।
1 घंटे बाद 4 युवकों के साथ आखिरी बार रतहरा ओवरब्रिज के पास देखा गया था। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की दोपहर गंगेव हाईवे के पास एक युवक लहूलुहान अवस्था में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक के जेब से मोबाइल गायब है, जबकि 15,000 रुपए उसके जेब में रखे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि फोन लगाने पर एक युवक के द्वारा बार बार फोन उठाया गया, जिसने अपने आप को मुंबई में होना बताया। अब इस घटना को लेकर परिजन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम योगेश तिवारी है। मैं लड़के का मामा हूँ। पुष्पेंद्र पांडे लड़के का नाम था। बीती रात बल्कि परसों 22 तारीख को मेरे भांजे की निर्मम हत्या कर दी गई है। और अभी हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। बताया जाता है कि वो शाम 7 बजे, मतलब 22 तारीख की शाम को 7 बजे 4 लोग उसको रतहरा पुल के ऊपर से रिसीव किए हैं और मढ़ी की तरफ लेके गए थे। उसको कुछ खिलाया पिलाया था और खिलाने पिलाने के बाद जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके सर पे धारदार हथियार के बहुत सारे निशान हैं। चेहरे पे भी बहुत सारे स्कार्स बने हुए हैं। हाँ, मैं अभी उन लोगों की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो मोबाइल मेरे भांजे के पास से गुम हुआ है वो एक बार कॉल करने पर उठाया गया है और वो किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के पास है जो शायद उस घटना से चिरपरिचित नहीं है। उसने ये बताया कि मैं मुंबई पहुंच गया हूं, शायद मोबाइल छुपाने के हिसाब से उसने ऐसा बताया, क्योंकि मोबाइल डेड बॉडी के पास नहीं था, कहीं दूसरी जगह से उसने बरामद किया था या कहीं से निकल रहा था तो तब उसको मिला था। एक बार उठाया था उसने फोन और उसने बताया कि मैं मुंबई में हूँ। तो इतना जल्दी मतलब 4 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मतलब वो झूठ बोल रहा था। शायद मोबाइल उसको मिल गया था और उसको ये लगा कि शायद मोबाइल बरामद हो जाएगा, इस वजह से उसने ऐसा बोला। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसमें मर्ग तो कायम हो चुका है, लेकिन इसकी पूरी जांच निष्पक्ष जांच हो और इस जो निर्मम हत्या हुई है इसकी जानकारी लेके मतलब इस पे कार्रवाई करें। बिशिया थाना क्षेत्र में अधेड़ की हत्या के बाद अब परिवारजनों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों को अभयदान देने का आरोप लगाया है। मामला बिशिया थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को अभयदान दिया वही अब मामले को लेकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित बताया कि उसने थाने के अंदर बैठकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सभी आरोपियों के नाम लिखे गए थे, लेकिन जब दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी मिली तो 2 आरोपियों के नाम उसमें नहीं लिखे गए, जो अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल 25 मार्च 2025 की घटना है, जहां जमीनी विवाद के कारण लखैया ग्राम के रहने वाले छोटेलाल यादव को आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट कर मार दिया था। बताया गया कि ये घटना उस समय हुई जब चिरहुला मंदिर के पास से मृतक अपनी चाय की दुकान बंद करके वापस आ रहा था। आरोप है कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी, लेकिन 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया और अब वही लोग पीड़ित परिवार पर घात लगाकर बैठे हैं। एफआईआर में हमने नाम लिखाई थी, वहाँ जितने अपराधी थे वहाँ एफआईआर में मैडम कंप्यूटर में नाम लिखी हुई, हम देखे भी। अब उस रात हमारी क्या है मानसिक संतुलन सही नहीं थी, हम देखे कंप्यूटर में मैडम जो जो हम बोल रहे हैं सब लिख रहे हैं। अब वहाँ से जैसे हमको बाद में एफआईआर मिली, उसमें से कुछ नाम मैडम छोड़ दी है, एफआईआर में नहीं लिखी, हट गए। इसलिए हम बाद में मैडम से जाके बात किए कि जो अपराधी हमारे पिताजी को मारने की धमकी एक दिन पहले दिए थे, वो अपराधी हम आपको पकड़वाएं कि भाई ये अपराधी मारने की धमकी दिया, बाकी स्पॉट में घटना में पाए भी गए। अब मैडम बोल रही है कि उनकी मोबाइल से लोकेशन नहीं आ रही, इसी लोकेशन के कारण उनको मैडम छोड़ दी। बोल रही थी हमारे पास 90 दिन का टाइम रहता है, आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, 90 दिन के अंदर हम उनको पकड़ लें। और वही लोग धमकी दे रहे हैं। धीरज यादव को बोल रहे कि आप सहायता कीजिए पकड़ने के लिए, वही धीरज यादव धमकी दे रहा दूसरे नंबर से फोन करके कॉल करके कि साला 302 हमारे ऊपर लगा ही है, अब हम तुझको ही खत्म कर देंगे, फिर पकड़वाएंगे, पुलिस के हाथ में जाएंगे।
इस तरह की धमकी दे रहा धीरज यादव, सुनील यादव, शैलेंद्र यादव जो है। हमारा नाम उमेश यादव। ये जो घटना हुई है उसके बाद कब पुलिस आपके यहाँ घर आई, किसी को बयान लेने आई? ये घटना के बाद पुलिस हमारे घर विवेचना करने नहीं आई, न बयान लेने आई। गांव में कैसी है आई ही नहीं। बस वही 25 तारीख की रात मैडम पुलिस आई वहाँ की और बॉडी उठवाई। बस उसने के बाद पुलिस हमारे गाँव कभी नहीं आई, न विवेचना करने, न घटना स्थल देखने, न कोई पंचनामा करने को। किसी तरह हमारे पास पुलिस आई ही नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये इन घूम रहे हैं इनसे हमको बहुत धमकी मिल रही, डर है कि इनको पुलिस अरेस्ट करे। और अब अफवाह में, हाँ, जो मतलब ये केस में शामिल थे इनको सबको पुलिस वो करे। सह में जैसे बिट्टी यादव, राज बहोर, ये तो सब शामिल थे करवाने में, तो इनको पुलिस अपना गिरफ्तार करे, जिसका नाम हम FIR में लिखाए थे। हमारा नाम बाबूलाल यादव है। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये हमारे छोटे भाई की यहाँ पर मृत्यु का मर्डर कर दिया गया है। रात में 25 तारीख को शाम 9 साढ़े 9 के बीच में हत्या हो गई थी। ये कौन सा मारने वाले हैं? ये मारने वाले धीरेन्द्र यादव हमारे परिवार के भतीजे हैं, और विजेंद्र यादव, सुनील यादव, राज बहोर यादव, बिट्टी यादव, ये हमारे परिवार के हैं। और उनके मामा के लड़के 2 हैं, उसमें है विजेंद्र यादव है, रवि यादव और धीरज यादव। ये 2 वहाँ से लाए हैं बिछिया से, उनके रिश्तेदार मामा के लड़के, उनको ला करके और यहाँ पर हमारे भाई को नकल कर दिया। हाँ, हमें ये FIR में जो हमने लिखाए थे जिनका नाम, तो उन लोगों का नाम में से जिनको लिखाए थे हमने, तो उनका नाम नहीं लिखा गया है, उनका नाम छोड़ दिया गया। यही हमने लेकर के गए कि ये जो आरोपी हैं हम इनको लिखाएं, और उनको बंद भी किया गया 24 घंटे के लिए, और फिर उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जब छोड़ दिए तो हम आकर के हमें फिर से भी मारने के लिए धमकी दे रहे थे। और वो धीरज यादव जो है घूम रहा है, वो भी धमकी देता है, रात रात में यहाँ से आता है, और उसको आज तक पकड़ा नहीं गया। तो रात में हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो गाड़ी लेकर इतनी स्पीड से चलता है, और यहाँ पर वो लेकर के गुप्ती और ये सब लेकर के वो सुनील यादव और ये धीरज यादव लेकर के यहाँ रात में आते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत यंत्री के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी जानकारी एडवोकेट BK माला द्वारा दी गई। रीवा जिले में लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार दुबे तत्कालीन के द्वारा कई करोड़ रुपए की रॉयल्टी फर्जी दस्तावेज भुगतान बनाकर किए जाने का मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल के यहाँ प्रकरण शिकायत पंजीबद्ध कर लिया गया। प्रकरण क्रमांक 238/24 भोपाल द्वारा आर्थिक अपराध रीवा को जांच सौंपी गई थी, जिसमें आवेदक BK माला रीवा का कथन दर्ज कर लिया गया। पूरे मामले के विस्तार से जानकारी देते हुए एडवोकेट BK माला ने क्या बताया, आप सुनिए। देखिए, रीवा जिले के कार्यपालयंत्री निवृत्त सेवानिवृत्त कार्यपालयंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी के कार्यकाल में जब सत्ता में वो थे, तो उनके कार्यकाल में फर्जी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें कई करोड़ों की रॉयल्टी की राशि थी। रामपुर बघलान की जो रोडें थी, दिल्ली की एक फर्म एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी थी, उसने रॉयल्टी में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें रामपुर बघलान सीमा से जुड़ा हुआ रीवा क्षेत्र हुआ करता था। तो रीवा की रॉयल्टी का मामला भौतिक सत्यापन रीवा खनिज अधिकारी रीवा के पास आया था, जिसमें खनिज अधिकारी के सत्यापन के लिए पत्राचार किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालयंत्री ने खनिज अधिकारी रीवा को पत्र लिखा, और यहाँ से पत्र की रिप्लाई भी चली गई। पर जो पत्र की जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई, तो हमने उस पत्र की जानकारी ली, तो खनिज अधिकारी ने उस पत्र में लिखा कि ये इस आशय का पत्र हमारे पास कोई पत्र नहीं है,
तो हमने इसके लिखित शिकायत शासन स्तर में भेजी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को डीजी साहब को शासक हमने पत्र दिया और हमने आग्रह किया कि कई करोड़ों के इसमें व्यापक स्तर में रॉयल्टी चोरी का मामला है और फर्जी दस्तावेज बनाए गए, खनिज अधिकारी का फर्जी दस्तावेज कूटचित तैयार किया गया। ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ये ठगी है, ये गिरोह है, छल है। इस प्रकार का हमने एक शिकायती पत्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को दिया था, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 238/24 ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया भोपाल में और रीवा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए सौंप दिया गया है, जिसमें जांच अधिकारी निरीक्षक महोदय ने हमारा कथन ले लिया है, हमारा बयान दर्ज कर लिया गया है और ये प्रकरण स्वीकार कर लिया गया है, यानी प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, प्रकरण स्वीकार हो गया है, इसमें विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। मेरा कथन आवेदक का, फरियादी का जो कथन है वो हो गया है। इसमें कई करोड़ों का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था, जो रॉयल्टी चोरी का मामला, इसी तरह अन्य भी रॉयल्टी चोरी के मामले रीवा में विचारा चल रहे हैं और सतना में भी फर्जीवाड़ा रॉयल्टी का मामला चल रहा और फर्जी दस्तावेज बनाने के काम चल रहा। प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज मॉडल साइंस महाविद्यालय रीवा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि मॉडल साइंस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं से जबरन बस की फीस वसूली जा रही है, जबकि वो छात्र छात्राएं बस का उपयोग ही नहीं करते, वो आसपास से ही आते हैं, परंतु परीक्षा फॉर्म रोक दिया गया, उनके आईडी कार्ड रोके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बस की फीस नहीं दी। दूसरा, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने किसी त्रुटि की वजह से कुछ प्रैक्टिकल पेपर छूट गए थे, जिसकी विश्वविद्यालय ने जो फीस निर्धारित की है वो एक सब्जेक्ट की 3500 रुपये निर्धारित की है, जो कि गलत है। जबकि पहले होता था कि छात्र छात्राओं के साथ उनको एक अवसर मिलता था, अगर अवसर नहीं मिलता तो निर्धारित फीस 500 से 1000 रुपये हुआ करती थी। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की फीस भी जमा की जा रही है, जो कि ऑफलाइन हो रही है, परंतु वहाँ भी पोर्टल चार्ज लिया जा रहा है। मॉडल साइंस महाविद्यालय जो कि गलत है। एनएसयूआई इसका कड़े तौर पर विरोध करता है। जल्द से जल्द निराकरण न होने पर 1 हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज एनएसयूआई के नेतृत्व में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो मॉडल साइंस महाविद्यालय के नाम से हमारे रीवा में स्थित है, उसमें कई दिनों से छात्र छात्राओं के लगातार फोन आ रहे थे। कई सारे विषय थे। एक पहला विषय था आपका कि महाविद्यालय में बस की सुविधा चालू की गई, लेकिन छात्र छात्राएं जो आसपास के छात्र छात्राएं हैं वो बस का प्रयोग नहीं करना चाहते और बस का यूज नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे जबरदस्ती महाविद्यालय फीस वसूलने का कार्य करती है। वो छात्र छात्राएं उन्होंने कहा है कि मैं फीस शुल्क देने के लिए नहीं तैयार हूँ क्योंकि मैं बस का प्रयोग ही नहीं करता हूँ। तो छात्र छात्राओं के लिए आज हमने महाविद्यालय के प्रबंधन से बात की है। दूसरा आपका मामला है, कई सारे छात्र छात्राओं को समय का कंफ्यूजन हुआ, ये मैसेज गया लेकिन 1 घंटे पहले गया, प्रैक्टिकल छूट गया उनका, इनकी वजह से प्रैक्टिकल छूट गया। तो विश्वविद्यालय ने एक नया नियम निकाला है कि एक प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए 3500 रुपए की शुल्क लगेगी, जो कि गलत है। छात्र छात्राओं को सदैव से एक अवसर दिया जाता था, जिनकी किसी वजह से छूट जाती थी, चाहे पेपर के लिए अवसर दिया जाता था। अगर किसी की वजह से या कि तबीयत खराब है या कि घर में किसी प्रकार का कार्यक्रम है तो हमेशा छूटा है कई लोगों के, लेकिन इस तरह से पैसे वसूलने का काम जो विश्वविद्यालय कर रही है गलत। तीसरा, मॉडल साइंस महाविद्यालय में शुल्क जमा करने का कार्य किया जाता है, लेकिन वहां भी जो 3100 रुपए शुल्क होती है 150-200 रुपए वसूलने का काम किया जाता है। जब फीस ऑफलाइन जमा हो रही है तो फिर पोर्टल चार्ज का लग रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज एनएसयूआई के नेतृत्व में मॉडल साइंस महाविद्यालय प्रबंधन और प्रचार पक्ष का घेराव करते हुए हमने शांतिपूर्वक बात किया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण नहीं होता है तो एनएसयूआई के नेतृत्व में हम विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़े स्तर पर करेंगे, सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी विश्वविद्यालय प्रशासन मॉडल साइंस महाविद्यालय की होगी। धन्यवाद। पंकज उपाध्याय, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। शहर के प्रसिद्ध डेयरी यूनिट जय डेयरी पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक बार फिर छापामार कार्रवाई की है। शहर के प्रसिद्ध डेयरी जय डेयरी पर खाद्य औषधि विभाग द्वारा एक बार फिर छापामार कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई बीते 15 दिनों में दूसरी बार की गई, जिससे डेयरी में हो रही गतिविधियों को लेकर संदेह और भी गहरा गया है। जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार सुबह अचानक जय डेयरी पहुंचकर वहां के उत्पादन क्षेत्र, स्टोरेज यूनिट और कच्चे माल की गुणवत्ता की बारीकी से जाँच की। निरीक्षण के दौरान कई सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
सूत्रों का कहना है कि पहले की जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, जिस पर सुधार की चेतावनी दी गई, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं होने के कारण ये दूसरी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हम लगातार उन संस्थानों की निगरानी कर रहे हैं जहां उपभोक्ताओं की सेहत से सीधा संबंध होता है। यदि तय मानकों पर पालन नहीं किया जाता तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। आज इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ के नियमित ग्राहक भी हैं और उन लोगों ने कतिपय संदेह व्यक्त किए हैं कुछ खाद्य सामग्री में और उनकी वो जांच कराना चाह रहे थे, जिसके मद्देनज़र हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो गणमान्य नागरिक हैं उनकी मंशा अनुसार जो मुख्य खाद्य पदार्थ यहाँ बिकते हैं, पनीर, दही और रसमलाई और एक खाद्य पदार्थ दूध, उनको शंका है यहाँ पे कि इन खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ मिलावट होती है। तो उनके नमूने लेने के लिए उनके द्वारा हमसे बार बार हमारे ऑफिस में और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मांग की जा रही थी। उसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद हम यहाँ पे कार्रवाई 15 दिन के भीतर कहीं ना कहीं दूसरी बार आवश्यकता आ पड़ी इस दुकान में आने की। क्या ऐसी शिकायत मिल रही थी, क्या प्रथम दृष्टया मालूम होता है? इसमें पहली बार में जो शिकायत में कार्रवाई हुई थी उसमें रसमलाई के ऊपर कार्रवाई हुई है और वो सैंपल अभी भोपाल गया हुआ है और उसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और अभी फिर से लोगों ने कहा है, आम जन जो है और यहाँ के शहर के गणमान्य नागरिक हैं, इनके ग्राहक भी हैं, नियमित रूप से इनसे सामान लेते हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई, इसलिए कार्रवाई की गई है। सर अभी पहले एडिशनल एसपी, उसके बाद अब सामान्य आदमी, तो दुकान को सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दुकान को सील करने की कार्रवाई के लिए आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर दीजिएगा। ये बताइए, यहाँ पे कॉकरोच घूम रहे थे काउंटर के ऊपर, जी मेरे भी है हमारे पास, आपके पास फुटेज होगी कि मेरे संज्ञान में मामला भी नहीं आया कि वहाँ पे कॉकरोच घूम रही थी। तो क्या ये कार्रवाई के नाम पे खाली औपचारिकता? नहीं, औपचारिकता नहीं है। जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के सिमरिया थाना अंतर्गत चाय की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 23 अप्रैल को फरियादिया पीड़िता ने थाना सिमरिया पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर गाली गलौज करने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना सिमरिया रीवा में धारा 64/2F-296 BNS का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान आरोपी की पताशाजी की गई तो मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी घर से भागने के लिए बस स्टैंड सिमरिया में बस का इंतजार कर रहा है। तत्काल बस स्टैंड पहुंची पुलिस ने आरोपी के बगल में बैठकर चाय पी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसने आरोपी ने दुष्कर्म करना कबूल कर लिया है। आरोपी रेहान खान पिता गुलबदन खान को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। वहीं 2 दिन पहले भी सिमरिया पुलिस ने सीधी से एक दुष्कर्म के आरोपी को बाराती बनकर पकड़ा था। दिनांक 23 तारीख को एक महिला की रिपोर्ट पर थाना सिमरिया में बलात्संग का मामला कायम किया गया था, जिसमें फरियादिया द्वारा बताया गया था कि वो उसके परिचित का ही आस पड़ोस का व्यक्ति रहने वाला जो आरोपी है, और शायद हो सकता है कि उसको आरोपी को भनक लग गई थी कि महिला जो है उसके विरुद्ध रिपोर्ट कराने जा रही है। तभी जैसे ही उसको भनक लगी कि महिला थाने गई हुई रिपोर्ट कराने, तभी उसको भागने का उसने प्रयास किया। और जैसा ही रिपोर्ट हमें पास आई और हमें आरोपी की पता तलाश चालू की, तभी बताया कि वो बस स्टैंड की तरफ जाता हुआ दिखा। तब हमने दबिश दिया बस स्टैंड में। बस स्टैंड चूँकि भीड़ भाड़ जगह है, आरोपी का उस समय हमारे पास फ़ोटो नहीं आ पाया था, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर वो बस में बैठ के निकल जाता तो और आरोपी मिलना मुश्किल होता। हम तो सिमरिया पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी दुकानों पे
सिविल ड्रेस में पूछताछ करना चालू किया, तभी एक व्यक्ति, जैसा हुलिया बताया गया था, चाय की दुकान पे चाय पीता नज़र आया। उसको बातों में सिमरिया पुलिस ने ले करके और इनडायरेक्टली उससे पूछा कि उसका नाम गाँव पता है। जैसे ही तस्दीक हुआ कि ये वही आरोपी है जिसके खिलाफ रिपोर्ट अभी दर्ज कराई है बलात्संग की, तो उसको पुलिस अभिरक्षा में ले करके गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा जेल में भेज दिया गया है। उसका नाम क्या था, कहाँ के? प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। अवैध व अनैतिक संबंधों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में रीवा कैसे पीछा रहता। जी हाँ, रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की को एक युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर पहले मंदिर में शादी रचाई, उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। दरअसल दोनों की मुलाकात न्यायालय में हुई, जहां युवक अपनी पत्नी और युवती अपने पति से कुटुंब न्यायालय में विवाद का निपटारा कर रहे थे। मंदिर में रचाई हुई शादी की वैधता पर जब सवाल उठे तो लड़की के द्वारा अपने प्रेमी पंकज चौरसिया निवासी महसाओं गुड़ से रजिस्टर मैरिज की बात कही। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका परिवार भी उसके साथ हो गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसका बच्चा भी गिर गया। महिला फिर भी साथ में रह रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसके बाद बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। महिला थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उसके प्रेमी पति का उसकी चचेरी बहन के साथ अनैतिक संबंध था, जिसे उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तब पता चला कि आरोपी पति को उसकी पत्नी भी इसी कारण छोड़कर गई थी। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तब उसके साथ पूरे परिवार ने मिलकर मारपीट की। महिला के द्वारा इस बार की शिकायत थाने में दर्ज की गई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर, मैं न्यायालय गई हुई थी तो मेरी मुलाकात पंकज चौरसिया से हुई थी, जिसमें मेरी पहले शादी की केस चल रही थी। वहाँ मैं गई थी तो पंकज चौरसिया से मिली मुझे बात हुआ, उससे हर चीज वो हुआ। फिर इसने मुझे झांसा दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी वगैरह कर लूँगा। फिर हमारी उससे फ़ोन में बात होने लगी। बात होने के बाद इसने मेरे से शादी भी की। शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? शादी हमारे राम मंदिर पे, राम सागर मंदिर पे हुई थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हुई थी। मैंने अपना धर्म, जी मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी धर्म परिवर्तन की, हिंदू धर्म पे मैं आई। पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने इनसे शादी की सर। ये अपने घर लेके गए, जो भी खाना होता है, समाज का खाना वगैरह होता है, सब इन्होंने किया, अपने परिवारों को लेकर आए। इसके बाद क्या घटना हो जाती? इसके बाद सर मैं पहले जॉब करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे मैंने कुछ घर के सामान वगैरह लिया, उसको दिया, हर चीज किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बाद मैंने इनकी बहन के साथ इनके संबंध देख लिया था। जो इसकी पहली बीवी भी सेम वही कंडीशन पे है जहां मैं हूँ। तो मुझे बोले कि नहीं, तुम मुंह बंद करके रहो, तुम चुप रहो, तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा लो। सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गर्भवती थी, जिसमें मेरे कारण मुझे उन्होंने मारपीट की, बहुत की सर। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया सर। देखिए, आपके माध्यम से एक संज्ञान में जानकारी आई है कि एक महिला जो मुस्लिम महिला है और वो हिंदू अधिनियम के वर्ण प्रावधानों के तहत उन्होंने हिंदू एक लड़के के साथ शादी की है। और शादी हिंदू अधिनियम के अनुसार हमारे यहाँ शादी के संस्कार के रूप में मानी जाती है, न कि संविदा के रूप में मानी जाती है। तो शादी के लिए हमारे यहाँ पंडितों से, आचार्यों से और दो समाज के लोगों मिलकर शादी कराते हैं। दूसरी शादी हमारे यहाँ एक्ट के तहत जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया हमारे न्यायालय में है और रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन लगेगा, दोनों परिवारों को सम्मन जारी होगा। तो सम्मन जारी होने के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे और उस इकट्ठा होने के बाद अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, किसी मंदिर मठ में शादी कराने की प्रक्रिया नहीं है। वो मंदिर मठ एथराइज तब है जब अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि किसी भी मठ मंदिर, किसी भी धर्मावलंबी शादी करा नहीं सकते। वो शादी निरस्त मानी जाती थी, अवैध मानी जाती है। शादी के लिए शासन के रेगुलेशन मापदंड बने हैं। पर अभी संज्ञान में जो दिया गया है कि एक लड़की कह रही है कि मुस्लिम समाज की है, हिंदू समाज में उन्होंने शादी की है। शादी हो सकती है, पर शादी की परंपराएं हैं, शादी की एक रेगुलेशन बने हैं, उस रेगुलेशन के अंतर्गत ये शादी वैध नहीं है। इसलिए कि शादी छल पूर्वक की गई है। और इसलिए कि ये भी बता रही हैं कि आपके माध्यम से जो जानकारी आई
कि कह रहे हैं कि साहब उन्होंने एक शादी की थी, तो जब एक शादी हो गई थी और वो शादी के लिए माननीय कुटुंब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, एक न्यायालय में विचाराधीन है, जब न्यायालय में विचाराधीन है वो न्यायालय में डिसाइड नहीं हो रहा, तो किसी न्यायालय के बिना डिसाइड हुए ये दूसरी शादी कोई करता है तो छल है, षड्यंत्र है, धोखा है, अपराध है। तो निश्चित तौर से शिकायत हो रही है, शिकायत की गई है इनके द्वारा, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर संबंधित उक्त थाने के द्वारा विवेचना और विवेचनाधिकारी अपराध पंजीबद्ध करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।